हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई कहानियाँ देखने के लिए बेल आइकॉन दबाइए। Creation Studio। घना जंगल जहां सूरज की रोशनी भी पत्तों के जाल को भेदने में कांपती थी। रहस्य और अनकही कहानियां यों की मोटी चादर ओढ़े हुए था। इसी जंगल के किनारे बसा था एक छोटा गुमनाम सा गांव, रामपुर। गांव के लोग अपनी सादगी और अंधविश्वासों में डूबे हुए थे। उनकी जिंदगी जंगल की लय पर चलती थी। दिन में जंगल से सूखी लकड़ियां लाना और रात में उसके अज्ञात हिंसों से डरना। इसी शांत गांव में एक दिन विक्रम का आगमन हुआ। विक्रम शहर की भागदौड़ और तनाव से दूर शांति की तलाश में यहाँ आया था। वह एक लेखक था जिसकी कलम अब स्याही की जगह खालीपन उगल रही थी। उसे उम्मीद थी कि प्रकृति की गोद में उसे अपनी खोई हुई प्रेरणा वापस मिल जाएगी। उसने गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना वीरान पड़ा घर किराए पर लिया। घर के मालिक एक बड़े सज्जन ने उसे चाबियां सौंपते हुए एक अजीब सी चेतावनी दी थी। बेटा, सब ठीक है, बस जंगल के उस पार जो सबसे पुराना और घना बरगद का पेड़ है उसकी तरफ मत जाना। वो पेड़ ठीक नहीं है। विक्रम ने उनकी बात को एक और गांव की दंतकथा समझकर मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। वह इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। उसके लिए प्रकृति प्रेरणा थी, डर नहीं। पहले कुछ हफ्ते शांति से बीते। विक्रम सुबह जल्दी उठता, ठंडी ताजी हवा में सांस लेता और जंगल के किनारे टहलता। वह गांव के लोगों से मिलता, उनकी बातें सुनता और अपनी डायरी में नोट्स बनाता। गांव वाले सरल थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अनजाना सा डर हमेशा तैरता रहता था, खासकर जब जंगल का जिक्र होता। एक दिन विक्रम अपनी शाम की सैर पर निकला था जब उसकी नजर जंगल की गहराई में ठीक उस जगह पर पड़ी जहां सूरज की आखिरी किरणें एक विशाल पेड़ के ऊपरी हिस्सों को छू रही थीं। वह पेड़ बाकी सब पेड़ों से अलग था। उसका तना कई हाथों के शरीर जितना मोटा था और उसकी शाखाएं किसी दैत्य की भुजाओं की तरह आकाश में फैली हुई थीं। उसकी जड़ें सांप की तरह जमीन पर रेंगती हुई दूर तक फैली थीं। यह वही बरगद का पेड़ था जिसके बारे में मकान मालिक ने उसे चेताया था। उस पेड़ में एक अजीब सा आकर्षण था। विक्रम खुद को रोक नहीं पाया और अनजाने में ही उसके कदम उस पेड़ की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वह पास पहुंचता गया, हवा ठंडी होती गई और जंगल की आवाजें शांत हो गईं। जब वह पेड़ के नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि पेड़ की छाल पर अजीब सर्पिलाकार निशान बने हुए थे जो कि सी पुरानी भुला दी गई भाषा की तरह लग रहे थे। पेड़ के नीचे की जमीन बाकी जंगल से बिल्कुल अलग थी। वहां ना कोई घास थी, ना कोई छोटा पौधा, बस सूखी काली मिट्टी थी। अचानक उसकी नजर पेड़ के तने में बने एक बड़े से खोखले पर पड़ी। वह खोखला किसी प्राकृतिक की घटना का परिणाम नहीं लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे इसे जानबूझकर तराशा गया हो। विक्रम ने हिम्मत करके खोखले के अंदर झांका। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उसे एक हल्की मीठी सी खुशबू आई जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। तभी गांव का एक बुजुर्ग रामू काका, जो शायद जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रहा था, उसे वहां देखकर बहुत घबरा गया। अरे बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो? शाम हो गई है, घर जाओ, ये जगह अच्छी नहीं है। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। विक्रम ने पेड़ की ओर इशारा करते हुए पूछा, काका, यह कैसा पेड़ है? गांव के लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? रामू काका ने एक लंबी गहरी सांस ली और अपनी कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, बेटा, ये कोई मामूली पेड़ नहीं है। ये इच्छा पूर्ति वृक्ष है, या कम से कम लोग इसे यही कहते हैं कि ये पेड़ हर इच्छा पूरी करता है, लेकिन कीमत लेता है, ऐसी कीमत जो कोई चुकाना नहीं चाहता। विक्रम की लेखक वाली जिज्ञासा जाग उठी। कीमत? कैसी कीमत? रामू काका ने चारों ओर डर भरी नजरों से देखा, जैसे उसे डर हो कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। यह अपनी पूंजी मांगता है और इसकी पूंजी फूलों या मिठाइयों से नहीं होती। ये यादें खाता है। विक्रम हैरान रह गया। यादें? ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं है बेटा। रामू काका ने गंभीरता से कहा, बहुत साल पहले गांव में एक भयानक अकाल पड़ा था। लोग भूखमरी से मर रहे थे। तब गांव के मखियुंकिया
इस पेड़ के नीचे आकर बारिश की मन्नत मांगने आया। अगले ही दिन ऐसी मूसलधार बारिश हुई कि सूखी धरती में जान आ गई। गांव वाले खुश हो गए, लेकिन मक्खी उंकिया अपनी पत्नी को भूल गया। उसे याद ही नहीं रहा कि उसकी कोई पत्नी भी थी। बस इतना जानता था कि उसके जीवन में एक अजीब सा खालीपन है, एक कमी जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। विक्रम को यह कहानी अविश्वसनीय लगी, लेकिन रामू काका की आंखों में जो खौफ था वह सच्चा लग रहा था। उसके बाद कई लोगों ने अपनी इच्छाएं पूरी करवाई। जिसने दौलत मांगी वह अपने सबसे करीबी दोस्त को भूल गया। जिसने अच्छा स्वास्थ्य मांगा वह अपने बचपन की सारी यादें गंवा बैठा। यह पेड़ आपको वह सब कुछ देता है जो आप चाहते हैं, लेकिन बदले में आपकी सबसे कीमती याद छीन लेता है। यह आपकी आत्मा का एक टुकड़ा नोच लेता है। विक्रम चुपचाप सुनता रहा। उसका तर्कवादी दिमाग इस कहानी को खारिज कर रहा था, लेकिन उसके अंदर का कलाकार इस रहस्य में डूबता जा रहा था। यह उसकी अगली कहानी की बेहतरीन पटकथा हो सकती थी। और वह खोखला? विक्रम ने पूछा। कहते हैं जब पेड़ किसी की याद खाता है तो उसकी छाल पर एक नया निशान उभर आता है। काका ने उस खोखले की ओर इशारा करते हुए कहा। और वह खोखला वह इस पेड़ का दिल है। गांव के कुछ लोगों का मानना है कि वह खोखला एक रास्ता है, एक ऐसी दुनिया का रास्ता जहां खोई हुई यादें भटकती हैं। उस रात विक्रम सो नहीं पाया। रामू काका की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। क्या यह सच हो सकता है? क्या कोई पेड़ वाकई यादें खा सकता है, या यह सिर्फ गांव वालों का अंधविश्वास था जो उन्होंने अपनी मुश्किलों को समझाने के लिए गढ़ लिया था? उसकी लेखक की आत्मा उसे उस रहस्य की तह तक जाने के लिए उकसा रही थी। वह जानना चाहता था कि उस जादुई पेड़ का सच क्या है। उसे नहीं पता था कि यह जिज्ञासा उसे एक ऐसे खौफनाक सफर पर ले जाएगी जहां सच और कल्पना के बीच की रेखा मिट जाएगी और उसे अपनी सबसे कीमती चीज दांव पर लगानी होगी। अगली सुबह उसने फैसला कर लिया, वह इस पेड़ के रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। उसने अपनी डायरी उठाई, कलम खोली और पहला वाक्य लिखा, रामपुर का रहस्यमयी बरगद। विक्रम का मन अब पूरी तरह से उस रहस्यमयी पेड़ के इर्द गिर्द घूम रहा था। दिन में वह गांव वालों से उस पेड़ के बारे में और जानने की कोशिश करता, लेकिन कोई भी इस विषय पर बात करने को तैयार नहीं था। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर और चुप्पी की दीवार खिंच जाती। रात में वह अपनी डायरी में उस पेड़ के बारे में लिखता, रामू काका की कहानियों को अपने शब्दों में पिरोता, लेकिन उसे महसूस होता कि कुछ अधूरा है। वह सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर एक कहानी नहीं लिख सकता था। उसे सब कुछ चाहिए था, उसे सच जानना था। उसकी अपनी जिंदगी भी एक ठहराव पर आ गई थी। उसका लेखन ठप पड़ गया था और शहर में उसकी प्रेमिका प्रिया के साथ उसके रिश्ते में भी दरारें आ गई थीं। प्रिया एक महत्वाकांक्षी कलाकार थी और वह विक्रम के इस तरह गांव में आकर बस जाने के फैसले से खुश नहीं थी। उनके बीच फोन पर अक्सर बहस हो जाती और हर बहस के बाद विक्रम खुद को और भी अकेला महसूस करता। एक रात प्रिया से हुई एक और लड़ाई के बाद विक्रम हताश होकर घर से बाहर निकल गया। चांदनी रात में जंगल और भी रहस्यमयी लग रहा था। उसके कदम अनजाने में ही उसे उस बरगद के पेड़ की ओर ले गए। आज रात पेड़ कुछ ज्यादा ही भयानक लग रहा था। चांद की रोशनी में उसकी शाखाएं किसी कंकाल की उंगलियों जैसी लग रही थीं। वह पेड़ के नीचे खड़ा होकर उसे घूर रहा था जब उसके मन में एक खतरनाक ख्याल आया। क्या यह पेड़ सच में इच्छाएं पूरी करता है? उसने सोचा, अगर मैं इससे कुछ मांगूं तो क्या होगा? उसका तर्कवादी दिमाग उसे रोक रहा था, लेकिन उसकी निराशा और जिज्ञासा उस पर हावी हो रही थी। उसने कांपते हुए हाथों से पेड़ के तने को छुआ। छाल ठंडी और अजीब तरह से चिकनी थी, जैसे किसी जीवित प्राणी की त्वचा हो, और धीरे से फुसफुसाया, मैं अपनी प्रेरणा वापस चाहता हूँ। मैं फिर से लिखना चाहता हूँ, पहले की तरह। जैसे ही उसने यह कहा, जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा रुक गई, चिंगरों की आवाज बंद हो गई। कुछ पल बाद एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसे लगा जैसे पेड़ ने उसकी बात सुन ली है। उसे अपने सिर में एक हल्का सा दर्द महसूस हुआ,
जैसे कोई चीज उसके दिमाग के अंदर रेंग रही हो। वह घबराकर पीछे हट गया और तेजी से अपने घर की ओर भागा। उस रात वह बेचैनी से सोता रहा। अगली सुबह जब वह उठा तो उसका सिर भारी था, लेकिन उसके मन में शब्दों का एक सैलाब उमड़ रहा था। विचार, कहानियां हो और पात्र उसके दिमाग में नाच रहे थे। उसने अपनी डायरी उठाई और लिखना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां पन्नों पर ऐसे दौड़ रही थीं जैसे वे खुद अपनी मर्जी से चल रही हों। घंटों तक वह लिखता रहा, बिना रुके, बिना थके। जब उसने लिखना बंद किया तो उसने देखा कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन कहानी का एक बड़ा हिस्सा लिख डाला है। वह हैरान और खुश था। क्या यह पेड़ का कमाल था या यह सिर्फ एक संयोग था? वह अपनी खुशी में इतना डूब गया था कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि कुछ बदल गया है। शाम को जब उसने अपनी अलमारी खोली तो उसकी नजर एक पुरानी धूल भरी फोटो एल्बम पर पड़ी। उसके पन्ने पलटना शुरू किया। उसमें उसके बचपन की तस्वीरें थीं, उसके माता पिता, उसके दोस्त। एक तस्वीर में वह एक छोटी सी बच्ची के साथ खेल रहा था। लड़की की मुस्कान बहुत प्यारी थी। विक्रम उस तस्वीर को देखता रहा, लेकिन उसे याद नहीं आया कि वह लड़की कौन थी। उसने अपना दिमाग बहुत दौड़ाया, लेकिन उस लड़की का चेहरा और उसका नाम उसके लिए एक पहेली बन गए थे। शायद कोई दूर का रिश्ता होगी, उसने सोचा और एल्बम बंद करके रख दिया। अगले कुछ दिनों तक विक्रम का लेखन असाधारण रूप से अच्छा चलता रहा। उसकी कहानी तेजी से आगे बढ़ रही थी और उसे यकीन हो गया था कि यह उसकी सबसे बड़ी रचना होगी। लेकिन इसके साथ ही उसकी यादों में छोटे छोटे खालीपन आने लगे। उसे कभी कभी अपने किसी पुराने दोस्त का नाम याद नहीं आता, या किसी घटना का जिक्र होने पर उसे लगता कि वह वहां था ही नहीं। वह इन बातों को अपने काम के तनाव का नतीजा समझकर नजरअंदाज करता रहा। एक दिन उसे प्रिया का फोन आया। उसकी आवाज में उत्साह था। विक्रम, तुम्हें याद है पिछले साल हम उस आर्ट गैलरी में गए थे जहां मेरी पेंटिंग लगी थी? आज उसी गैलरी के मालिक का फ़ोन आया था। उन्हें मेरा काम इतना पसंद आया कि वे मेरी एक सोलो प्रदर्शनी आयोजित करना चाहते हैं। विक्रम चुप रहा। उसे याद नहीं आ रहा था कि वह प्रिया के साथ किसी आर्ट गैलरी में गया था। आर्ट गैलरी? हम कब गए थे? फोन के दूसरी तरफ खामोशी छा गई। क्या मतलब कब गए थे? प्रिया की आवाज में हैरानी और थोड़ी नाराजगी थी। पिछले साल मेरे जन्मदिन पर। तुमने ही तो मुझे सरप्राइज दिया था। तुम भूल गए? विक्रम को अपने पेट में एक ठंडी सी लहर महसूस हुई। उसे सच में कुछ याद नहीं था। प्रिया, मुझे सच में याद नहीं है। शायद काम के दबाव में। काम का दबाव? प्रिया की आवाज में अब गुस्सा था। ये सिर्फ काम का दबाव नहीं है विक्रम। तुम बदल गए हो। जब से तुम उस गांव में गए हो तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो। तुम हमारी बातें, हमारी यादें, सब कुछ भूल रहे हो। फोन कट गया। विक्रम हाथ में फोन लिए वहीं खड़ा रह गया। रामू काका की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। यह यादें खाता है। अब उसे डर लगने लगा था। क्या उसने अपनी प्रेरणा के लिए अपनी सबसे कीमती यादों का सौदा कर लिया था? क्या वह पेड़ धीरे धीरे उसके अतीत को निगल रहा था? उसने अपनी लिखी हुई कहानी के पन्ने पलटे। कहानी शानदार थी, लेकिन उसे पढ़कर उसे एक अजीब सी अपरिचितता महसूस हुई, जैसे इसे किसी और ने लिखा हो। उसे एहसास हुआ कि पेड़ ने सिर्फ उसकी प्रेरणा नहीं लौटाई थी, बल्कि उसने उसकी रचनात्मकता को एक अजीब अंधकारमयी दिशा दे दी थी। उसकी कहानी में अब एक ठंडापन और निराशा थी जो पहले उसके लेखन में कभी नहीं थी। उसने फैसला किया कि वह उस पेड़ के पास दोबारा नहीं जाएगा, लेकिन प्रलोभन बहुत बड़ा था। उसकी कहानी अभी अधूरी थी और उसके अंदर का लेखक उसे पूरी करने के लिए तड़प रहा था। उसे पता था कि पेड़ के पास वापस जाने का मतलब अपनी यादें खोना होगा, लेकिन कहानी को अधूरी छोड़ने का ख्याल भी उसे उतना ही डरा रहा था। वह एक चौराहे पर खड़ा था। एक तरफ उसकी यादें और उसका प्यार था, और दूसरी तरफ उसकी कला और उसकी महत्वाकांक्षा, और बीच में खड़ा था वह खौफनाक बरगद का पेड़ जो उसे अपनी ओर बुला रहा था, एक और सौदे के लिए, एक और याद की कीमत पर। प्रिया के साथ हुई उस बातचीत ने विक्रम को अंदर तक हिला दिया था। उसे अब यकीन हो गया था कि रामू काका की बातें
महज अंधविश्वास नहीं थी। उस पेड़ में वाकई कोई शैतानी ताकत थी जो उसकी यादों को धीरे धीरे निगल रही थी। डर और अपराध बोध के मारे उसने अपनी अधूरी कहानी को एक तरफ रख दिया और फैसला किया कि वह उस पेड़ के रहस्य की तह तक जाएगा। उसे यह जानना था कि यह सब कैसे हो रहा था और क्या इसका कोई इलाज था। उसने गांव के इतिहास के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने का फैसला किया। वह गांव की सबसे पुरानी निवासी शारदा अम्मा के पास गया। शारदा अम्मा 100 साल से भी ज्यादा की थीं। उनकी आंखों में सदियों की कहानियां छिपी थीं। विक्रम ने जब उनसे उस पेड़ के बारे में पूछा तो पहले तो वह चुप रहीं, लेकिन फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। वह पेड़ हमेशा से ऐसा नहीं था। उन्होंने अपनी धीमी कांपती आवाज में कहा, बहुत पहले वह एक पवित्र वृक्ष माना जाता था। लोग उसकी पूजा करते थे, लेकिन फिर एक बाहरी आदमी आया। वह एक तांत्रिक था, बहुत शक्तिशाली, लेकिन उसकी नीयत खराब थी। उसने पेड़ की शक्तियों को अपने वश में करने की कोशिश की। उसने पेड़ पर एक ऐसा अनुष्ठान किया जिससे पेड़ की पवित्र आत्मा एक भूखी शैतानी आत्मा में बदल गई। उस तांत्रिक ने पेड़ को इंसानी यादों का आदी बना दिया। शारदा अम्मा ने आगे बताया, यादें वे हमारी आत्मा का हिस्सा होती हैं। उनमें हमारी खुशियाँ, हमारे दुख, हमारा प्यार सब कुछ होता है। जब पेड़ किसी की याद खाता है तो वह असल में उसकी आत्मा का एक टुकड़ा खा रहा होता है। और उस खोखले के अंदर उस तांत्रिक ने एक द्वार बनाया है, एक ऐसा द्वार जो खोई हुई यादों की दुनिया में खुलता है। विक्रम ने पूछा, क्या उन यादों को वापस पाया जा सकता है? शारदा अम्मा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। हाँ, एक तरीका है। अमावस्या की रात जब अंधेरा सबसे घना होता है तब वह द्वार सबसे कमजोर होता है। अगर कोई उस खोखले में प्रवेश करने की हिम्मत करे तो वह अपनी खोई हुई यादों को वापस पा सकता है। लेकिन यह बहुत खतरनाक है। उस दुनिया में यादें सिर्फ धुंधली तस्वीरें नहीं होती, वे जीवित होती हैं। वे तुम्हें फंसा सकती हैं, तुम्हें हमेशा के लिए वहीं कैद कर सकती हैं। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अमावस्या बस 2 दिन दूर थी। उसके पास एक मौका था, एक खतरनाक मौका, अपनी यादों को, प्रिया के साथ बिताए पलों को वापस पाने का। इन 2 दिनों में विक्रम ने खुद को तैयार किया। उसने पेड़ के बारे में और भी बातें जानी। उसे पता चला कि गांव में कई परिवार थे जिन्होंने उस पेड़ के कारण अपनों को खोया था। लोग जो शारीरिक रूप से तो जिंदा थे, लेकिन उनकी आत्मा का एक हिस्सा गायब हो चुका था। वे खाली आंखों से घूमते थे, अपने ही अतीत से अनजान। यह देखकर विक्रम का इरादा और भी पक्का हो गया। अमावस्या की रात आई। आसमान में न चांद था न तारे, घना स्याह अंधेरा था। विक्रम ने अपनी टॉर्च उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल उस रात और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। हर सरसराहट पर उसका दिल दहल जाता। जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पेड़ के तने पर बने निशान हल्की नीली रोशनी में चमक रहे थे। और वह खोखला, वह अब सिर्फ एक अंधेरा छेद नहीं था। उसके अंदर से एक अजीब भंवर जैसी ऊर्जा निकल रही थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और खोखले के अंदर कदम रखा। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह शून्य में गिर रहा है। फिर उसके पैर एक ठंडी नम जमीन पर पड़े। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह एक अजीब धुंधली दुनिया में था। यहाँ का आसमान बैंगनी रंग का था और हवा में अनगिनत फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। उसके चारों ओर यादों के बुलबुले तैर रहे थे। यह खोई हुई यादों का कब्रिस्तान था। वह अपनी यादों को खोजने के लिए आगे बढ़ा। उससे अपने आसपास गांव के उन लोगों के चेहरे दिखे जो अपनी यादें खो चुके थे। वे अपनी ही यादों के बुलबुलों को देख रहे थे, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। तभी उसे एक जाना पहचाना दृश्य दिखाई दिया। एक बुलबुले के अंदर वह प्रिया के साथ एक आर्ट गैलरी में खड़ा था। प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे और वह उसे गले लगा रही थी। यह वही याद थी जिसे वह भूल गया था। जैसे ही उसने उस बुलबुले को छूने की कोशिश की, एक भयानक परछाई जैसी आकृति उसके सामने आ गई।
वह उस तांत्रिक की आत्मा थी जो इस दुनिया और इन यादों की रक्षक थी। उसकी आंखें और उसकी हंसी किसी बुरे सपने की तरह थी। इतनी आसानी से नहीं। तांत्रिक की आत्मा ने कहा, ये यादें अब मेरी हैं। यह पेड़ मेरी शक्ति का स्रोत है। विक्रम डरा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। ये मेरी यादें हैं और मैं इन्हें वापस लेने आया हूँ। तांत्रिक हंसा। तुम मुझसे नहीं लड़ सकते लेखक। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे शब्द है और यहाँ तुम्हारी कलम में स्याही नहीं है। तभी विक्रम को एक बात याद आई। शारदा अम्मा ने कहा था, याद रखना बेटा, यादों में हमारी आत्मा का हिस्सा होता है। हमारी खुशियाँ, हमारा दर्द, हमारा प्यार, और प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। उसने अपनी आंखें बंद की और प्रिया के साथ बिताए हर अच्छे पल को याद करने की कोशिश की। उनकी पहली मुलाकात, उनकी पहली हंसी और उनका हर वो पल जो अभी भी उसकी स्मृति में बचा था। उसने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा को इकट्ठा किया। जब उसने आंखें खोली तो उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने उस बुलबुले की ओर देखा जिसमें उसकी याद कैद थी और जोर से पुकारा, प्रिया! उसके प्यार की पुकार में इतनी ताकत थी कि उसने तांत्रिक की शैतानी शक्ति को भेद दिया। बुलबुला फटा और वह याद सुनहरी रोशनी की तरह विक्रम के अंदर समा गई। उसे सब कुछ याद आ गया। आर्ट गैलरी, प्रिया की खुशी, उसका प्यार, तांत्रिक दर्द से चीखा। विक्रम की सकारात्मक ऊर्जा उसे कमजोर कर रही थी। विक्रम ने हिम्मत करके दूसरे बुलबुलों की ओर देखा। उसने एक एक करके अपनी सारी यादों को पुकारा। हर याद के वापस आने पर तांत्रिक की शक्ति कम होती गई और विक्रम की आत्मा पूरी होती गई। अंत में जब विक्रम ने अपनी आखिरी खोई हुई याद को भी वापस पा लिया तो तांत्रिक की आत्मा एक कमजोर परछाई बनकर रह गई। ये खत्म नहीं हुआ है। जब तक ये पेड़ है मैं वापस आऊंगा। और ये कहकर वह अंधेरे में गायब हो गया। विक्रम को लगा कि अब उसे वापस जाना चाहिए। उसने चारों ओर देखा। उसे गांव के बाकी लोगों की खोई हुई यादें दिखाई दी। एक पल के लिए उसने सोचा कि क्या वह उन सब की यादों को भी आजाद कर दे, लेकिन फिर उसे शारदा अम्मा की चेतावनी याद आई। हर किसी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। वह वापस उस भंवर की ओर मुड़ा और उसमें कूद गया। अगले ही पल वह पेड़ के बाहर जंगल की जमीन पर खड़ा था। सुबह हो रही थी और सूरज की पहली किरणें जंगल को रोशन कर रही थीं। पेड़ अब भी वैसा ही विशाल और भयानक था, लेकिन अब विक्रम को उससे डर नहीं लग रहा था। उसने उस पेड़ के रहस्य को जान लिया था। वह समझ गया था कि असली शैतान पेड़ नहीं बल्कि इंसान का लालच और महत्वाकांक्षा है। वह थका हुआ था, लेकिन उसका मन शांत था। उसने अपनी यादें वापस पा ली थीं। वह जानता था कि अब उसे क्या करना है। मुक्ति की राह। अपनी यादें वापस पाने के बाद विक्रम को एक अजीब सी शांति और स्पष्टता महसूस हुई, लेकिन वह जानता था कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक वह पेड़ वहां खड़ा था, गांव के लिए खतरा बना रहेगा। कोई और अपनी निराशा या महत्वाकांक्षा में फिर से उस पेड़ के जाल में फंस सकता था। उसे इस सिलसिले को हमेशा के लिए खत्म करना था। वह वापस गांव पहुंचा और सीधे रामू काका और शारदा अम्मा के पास गया। उसने उन्हें अपनी आपबीती सुनाई, कैसे वह खोई हुई यादों की दुनिया में गया, कैसे उसने तांत्रिक की आत्मा का सामना किया और कैसे अपनी यादों को वापस पाया। शारदा अम्मा ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी। उनकी झुर्रियों भरी आंखों में एक चमक थी। तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है बेटा। तुमने वह कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। लेकिन तुम सही हो, जब तक वह पेड़ है यह खतरा टला नहीं है। हमें उसे नष्ट करना होगा, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। रामू काका डरते हुए बोले, लेकिन कैसे? वह कोई साधारण पेड़ नहीं है। उसे काटना या जलाना असंभव है। शारदा अम्मा ने गंभीर स्वर में कहा, उसे बाहर से नहीं, अंदर से खत्म करना होगा। उसकी शक्ति का स्रोत वह शैतानी ऊर्जा है जो तांत्रिक ने उसमें भरी है। अगर हम उस ऊर्जा को शुद्ध कर दें तो पेड़ अपनी शैतानी ताकत खो देगा और फिर से एक साधारण बरगद का पेड़ बन जाएगा। विक्रम ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन यह कैसे होगा? इसके लिए एक प्राचीन अनुष्ठान करना होगा। शारदा अम्मा ने बताया।
हमें गांव के सभी लोगों की मदद चाहिए होगी। हमें पेड़ के चारों ओर एक घेरा बनाना होगा और सकारात्मक ऊर्जा और प्रार्थनाओं से उसकी नकारात्मकता को खत्म करना होगा। यह तभी संभव है जब गांव का हर व्यक्ति बिना किसी डर के एक साथ आए। यह काम बेहद कठिन था। गांव के लोग तो उस पेड़ के नाम से भी डरते थे। उन्हें एक साथ लाना और पेड़ का सामना करने के लिए राज्य करना लगभग असंभव था, लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। उसने एक एक करके गांव के हर घर में जाना शुरू किया। उसने लोगों को अपनी कहानी सुनाई, उन्हें समझाया कि डरने से नहीं बल्कि मिलजुल कर सामना करने से ही इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। उसने उन परिवारों से बात की जिन्होंने अपनी यादें खो दी थीं। उनके दिलों में उम्मीद जगाई कि शायद उनकी खोई हुई यादें भी वापस आ सकती हैं। शुरुआत में लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और हिम्मत ने असर दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले रामू काका उसके साथ खड़े हुए, फिर कुछ और साहसी लोग। देखते देखते पूरा गांव विक्रम के पीछे खड़ा हो गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने भविष्य और अपने बच्चों के लिए इस डर का सामना करेंगे। अगले दिन सूरज उगने से ठीक पहले पूरा गांव उस बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा हुआ। उनके चेहरों पर डर था, लेकिन आंखों में एक दूसरे के लिए विश्वास और संकल्प भी झलक रहा था। शारदा मां के मार्गदर्शन में उन्होंने पेड़ के चारों ओर एक मानवीय श्रृंखला बनाई। सबने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना शुरू कर दी। उन्होंने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी अच्छी यादें और अपने पूरे प्यार को उस पेड़ की ओर भेजना शुरू कर दिया। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, पेड़ में हलचल मच गई। उसकी शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कोई तूफान आ गया हो। पेड़ के अंदर से एक भयानक चीख निकली। यह तांत्रिक की आत्मा की चीख थी जो अपनी शक्ति खो रही थी। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। एक पल को गांव वाले डर गए, लेकिन विक्रम ने जोर से कहा, डरो मत, अपनी आंखें बंद रखो और प्रार्थना करते रहो। हम सब एक साथ हैं। उसकी आवाज ने लोगों को हिम्मत दी। सबने और भी तीव्रता से प्रार्थना की। उनकी सम्मिलित सकारात्मक ऊर्जा एक शक्तिशाली कवच की तरह काम कर रही थी। पेड़ के तने पर चमकते नीले निशान धीरे धीरे फीके पड़ने लगे। उसमें से निकलती अंधेरी ऊर्जा कमजोर होती गई। घंटों तक यह संघर्ष चलता रहा। अंत में एक तेज गड़गड़ाहट के साथ पेड़ के अंदर से काला धुआं निकला और आसमान में विलीन हो गया। तांत्रिक की आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो गई थी। पेड़ शांत हो गया, हवाएं थम गईं, बादल छट गए और सूरज की सुनहरी किरणें उसकी पत्तियों से छनकर जमीन पर उतर आईं। अब वह पेड़ भयावह नहीं बल्कि शांत और पवित्र प्रतीत हो रहा था। अनुष्ठान सफल रहा था। उस दिन के बाद गांव में चमत्कार होने लगे। जिन लोगों ने अपनी यादें खो दी थीं, वे धीरे धीरे सब कुछ याद करने लगे। वे अपने प्रियजनों को पहचानने लगे, अपने भूले हुए अतीत को फिर से जीने लगे। गांव का माहौल बदल गया। डर की जगह अब खुशी और उम्मीद ने ले ली थी। विक्रम कुछ और हफ्ते गांव में रहा। उसने अपनी कहानी पूरी की, लेकिन यह वह कहानी नहीं थी जो उसने पेड़ की मदद से लिखनी शुरू की थी। यह उसकी अपनी कहानी थी, एक गांव की, एक खौफनाक रहस्य की और इंसान की हिम्मत व एकता की जीत की कहानी। जब उसके जाने का समय आया तो पूरा गांव उससे विदा करने आया। सबकी आंखों में विक्रम के लिए सम्मान और आभार झलक रहा था। शहर लौटते हुए विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा। उसे पता था कि वह रामपुर गांव और उसके जादुई पेड़ को कभी नहीं भुला पाएगा। उस अनुभव ने उसे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया था कि सच्ची प्रेरणा और खुशी किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि हमारे अंदर, हमारी यादों, हमारे प्यार और हमारे रिश्तों में होती है। और सबसे बड़ी शक्ति किसी भी मुश्किल का मिलकर सामना करने में है। उसने अपना फोन निकाला और प्रिया का नंबर मिलाया। प्रिया, उसने कहा, मुझे सब कुछ याद है और मैं घर आ रहा हूं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।